चूल्हे में कोयले की अंगीठी पर माँ रोटियां सेक रही थी। बाहर आंगन में ठंडी हवा की बयार बह रही थी। ऐसे में चारों भाई बहन चूल्हे के पास ही खाने को बैठ गए। माँ रोटियां सेक सबकी थाली में गर्मा गर्म परोसे जा रही थी कि तभी बड़े भैया बोले, अम्मा आज से मुझे 2 रोटियां ज़्यादा देना, मुझे रात में भूख लग जाती है। देख काशी, तू भले 2 रोटी ज़्यादा खा लिया कर, पर तुझे दूध तो पीनी ही पड़ेगी। आखिर आगे चलकर और ज़्यादा पढ़ाई जो करनी है, इंजीनियर बनना है तुझे, इंजीनियर। माँ ने काशी को समझाते हुए थाली में 2 रोटियां ज़्यादा परोसी। 3 बहनों में सबसे बड़ा काशी माँ बाप की आंखों का तारा है। दोनों को बहुत आस है काशी से कि पढ़ लिख कर इंजीनियर ज़रूर बनेगा। वहीं एक और लड़के की चाहत में 3 बेटियां काशी से छोटी हैं। तीनों बेटियों में कमाल की बनती है। तीनों एक दूसरे पर जान छिड़कती हैं, और तो और अगर भैया को कोई कुछ बोल दे तो तीनों उसकी जान खा जाती हैं। अम्मा मुझे भी दूध देना, मुझे भी खूब पढ़कर भैया जैसे ही इंजीनियर बनना है। माँ की बातें सुन सबसे छोटी बेटी निम्मी बोली, अरे पागल, इंजीनियर लड़के बने हैं, लड़की थोड़ी। दोनों बहनें जो उससे बड़ी थी बोलते हुए हंस पड़ी। चुप करो तुम दोनों, जब देखो उसे सताती रहती हो। कोई नहीं निम्मी, तू इंजीनियर नहीं बन सकती है तो क्या हुआ, तेरा ब्याह हम किसी इंजीनियर से करवा देंगे। कहती हुई माँ भी मुस्कुरा उठी। पर निम्मी को बड़ा अजीब लगा कि जब भैया पढ़ लिख कर इंजीनियर बन सकते हैं तो वो क्यों नहीं। क्या लड़की है इसलिए इंजीनियर नहीं बन सकती, या फिर कोई और कारण है? क्योंकि कक्षा में वो गणित में नंबर अच्छे लाती है और विषयों में भी उसकी अच्छी पकड़ है, फिर इंजीनियर काहे नहीं बन सकती? आखिर सब लोग तो पढ़कर ही इंजीनियर बनते हैं। फिर लड़का पढ़कर इंजीनियर बन सकता है तो लड़की पढ़कर इंजीनियर काहे नहीं बन सकती? 2 दिन से निम्मी के मन में यही सवाल हथौड़े की तरह चोट कर रहे थे। कक्षा में भी पढ़ने बैठी तब भी यही सोच रही थी। खेलने कूदने में भी मन नहीं लग रहा था। चुपचाप कोने में बैठी सहपाठी लड़कियों को खोलते हुए देख रही। निम्मी ख्यालों में गुम ही थी कि तभी पीछे से महेश ने पुकारा, ओ निम्मो, बड़ी होशियार बनती है, जरा एक बार कबड्डी खेल में हम लड़कों को हरा कर तो दिखा। महेश बोल ही रहा था कि तभी निम्मी की सहेली कल्पना पास आकर बोली, निम्मी आज तुझे जीतने के लिए जी जान लगा देनी है, लड़कों से शर्त लगी है। जो लड़कियां जीती तो आज के बाद वो हमें कबड्डी मैदान में खेलने देंगे, कभी परेशान भी नहीं करेंगे। निम्मी की महेश से कभी नहीं बनती। वह अक्सर ही निम्मी को यह कहकर चिढ़ाया करता कि तू लड़की है, चुपचाप पढ़ाई कर और घर जा, यूं लड़कों की तरह खेलकूद मत किया कर। उसकी बातें सुन निम्मी को बहुत उलझन होती थी। कल्पना की सुन निम्मी तुरंत उठ खड़ी हुई, अपने कपड़े पर लगी धूल झाड़ी और कबड्डी के मैदान की ओर हो ली। चल, आज इन लड़कों को मजा न चखा दिया तो मेरा नाम भी निम्मी नहीं। निम्मी जोश से भरी हुई थी। खेल शुरू हुआ। एक तरफ लड़के तो दूसरी तरफ लड़कियां। लड़के अपने गुमान में थे, लड़कियों को हराना बाएं हाथ का खेल समझ रहे थे। लेकिन निम्मी ने भी कमर कस ली थी कि आज आर या पार करके रहेगी। निम्मी की होशियारी और शारीरिक फुर्ती ने अपना कमाल दिखाया। लड़के चारों खाने चित हो गए। लड़कियां खुशी के मारे उछल पड़ी कि तभी महेश गुस्से से तंज कसता हुआ बोला, लड़कियां तो बेईमान होती ही हैं। बेईमान किसे बोला? निम्मी ने गुस्से से आंखें लाल कर बोली। तुझे और किसे? महेश ने निम्मी को उकसाया। 2 दिनों से परेशान निम्मी महेश की सुन और भी ज़्यादा परेशान हो अपना आपा खो बैठी और पास ही खड़े महेश पर झपटी। महेश ने स्वयं का बचाव करने के लिए कदम पीछे करना चाहा कि तभी उसके दोनों पैर आपस में उलझ गए और वह सिर के बल गिर पड़ा। मैदान में पड़े पत्थर से उसका सिर जा टकराया। 2 मिनट में महेश के सिर से खून की धारा बहने लगी। महेश के सिर से खून बहता देख दोस्तों ने उसे घेर लिया। स्कूल के शिक्षक सहित प्रधानाध्यापक भी आ गए। महेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके सिर में 3 टाँके लगे। दूसरे दिन निम्मी के पिता को स्कूल बुलाया गया। निम्मी ने अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। सभी यही बोलते रहे कि निम्मी ने गुस्से में महेश का सिर फोड़ डाला। देखिए घनश्याम बाबू, लड़की जात है इसलिए नरमी से पेश आ रहा हूँ, वरना यही हरकत किसी लड़के ने की होती तो उसकी खैर नहीं थी। मैं तो कहता हूँ लड़की को पढ़ा लिखा कर क्या करना है, फिर भी एक बार आप इसे समझा सके तो समझा दीजिए।
वरना फिर हमें दोष मत दीजिएगा। निम्मी के पिता घनश्याम बाबू प्रधानाध्यापक के आगे हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़े रहे, पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, बस निम्मी की ओर गुस्से से देखते रहे। निम्मी अपने पिता से और उनके क्रोध से बहुत डरती थी। उनके आगे निम्मी की बोलती बंद हो जाती थी। निम्मी कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर अपने पिता की गुस्से से भरी आंखें देख चुप रही। दरवाजे के ऊपर लकड़ी के खूबसूरत तख्ती पर बने बड़े अक्षरों में अंकित निम्मी सिंह देखते ही बनता है। दरवाजे से अंदर जाने पर बड़े से कमरे में बड़े से टेबल जिस पर अनगिनत कागज पत्तर रखे हुए कड़क गुलाबी सूती साड़ी में लिपटी हुई देखने में किसी स्कूल की प्रिंसिपल जैसी दिखाई दे रही है। देखिए मिस्टर राहुल, मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल की लड़कियों को भी खेल कूद में रुचि बढ़े। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अगले साल तक कबड्डी की एक ऐसी बेहतरीन टीम तैयार करनी होगी जो स्कूल से बाहर जाकर खेल सके। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? जी मैम, आपकी बात मैं समझ रहा कि लड़कों की टीम के साथ साथ लड़कियों की टीम को भी तैयार करना है, पर इसमें एक परेशानी का सामना करना पड़ता है। वह यह कि लड़कियों के माता पिता स्वयं नहीं चाहते कि उनकी बच्ची कबड्डी जैसा खेल खेले। मिस्टर राहुल, यही तो चैलेंज है। आपको माता पिता से बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि खेल कूद जितना लड़के के लिए ज़रूरी है उतना एक लड़की के लिए भी। ठीक है मैम, मैं कोशिश करूँगा। इतना बोल मिस्टर राहुल कमरे से बाहर चले गए कि तभी निम्मी का फ़ोन बज उठा। हेलो निम्मी दीदी, बाबूजी को फिर से दौरा पड़ा है, वो मुझसे संभल नहीं रहे। ठीक है शांति, तुम उनका ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। निम्मी फ़ोन रख तुरंत तेज कदमों से घर के लिए निकल पड़ी। कार चालक को तेजी से घर की ओर चलने का बोल निम्मी पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। निम्मी जो कभी इंजीनियर बनना चाहती थी, वो आज एक नामी स्कूल की प्रिंसिपल बन चुकी है। शहर में उसका नाम है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में निम्मी ने बहुत संघर्ष किया है। घर पहुँचकर, नहीं रहना मुझे इस कैद खाने में, मुझे अपने घर जाना है। पर बाबूजी, यह घर आपका ही है। मेरा घर, जैसा कि मैं जानता ही नहीं कि यह तेरा घर है। प्रिंसिपल निम्मी सिंह का, मेरा नहीं। बाबूजी, क्या बेटी का घर पिता का नहीं होता? निम्मी आंखों में आंसू भर कर बोली। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं आज तक बेटी का घर किसी पिता का हुआ है जो आज होगा? मेरा घर तो मेरे काशी के पास है। बेटे ही पिता का अंतिम सहारा होते हैं, बेटियां थोड़ी। बोलते हुए बाबूजी बुझे हुए से कुर्सी पर बैठ गए। बाबूजी, आप परेशान न हो, मैंने काशी भैया को फ़ोन किया है। उन्होंने कहा है कि वो तुरंत आकर आपको अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन तब तक आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, जमकर खाना पड़ेगा ताकि आप वहाँ के मौसम में रह सके। हाँ, तू सही कह रही है निम्मी, वहाँ विदेश में बहुत ठंड रहती है, मुझे जमकर खाना पड़ेगा। शांति, जल्दी से मेरा खाना लगाओ। मुस्कुराते हुए निम्मी के बाबूजी घनश्याम जी किसी बच्चे से कम नहीं लग रहे। स्वभाव से कड़क पिता को इस परिस्थिति में देख निम्मी की आंखें नम हो जाती हैं। निम्मी 2 साल से एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि अनगिनत बार बाबूजी से झूठ बोल चुकी है कि काशी भैया उन्हें अपने साथ विदेश ले जाने वाले हैं। आखिर निम्मी करे भी तो क्या? बेटे की आश लगाए बाबूजी बेटी के घर रहना नहीं चाहते, और बेटा काशी ने पहले ही कह दिया है कि निम्मी बाबूजी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तब से ही निम्मी अपनी जिम्मेदारी पूरे मन से निभा भी रही है। पर बीच बीच में उसे भी लगता है कि जिस बाबूजी ने उन्हें इतना काबिल बनाया, उन्हीं बाबूजी से ऐसे कैसे काशी भैया मुँह फेर सकते हैं। बाबूजी के खुशी खुशी खाना खाने के बाद निम्मी दुखी मन से हताश सी अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। लेटे हुए वो दिन आंखों के सामने घूमने लगा जिस दिन माँ ने बाबूजी के दबाव में आकर निम्मी को कसम दी थी कि वह कभी भी कबड्डी जैसा खेल नहीं खेलेगी। देख निम्मी, तेरी हरकत से बाबूजी बहुत गुस्से में हैं। मुझे डर है कि कहीं गुस्से में वो तेरा स्कूल न छुड़वा दे, इसलिए तू कसम खा कि आज के बाद कभी भी कबड्डी नहीं खेलेगी और ना ही लड़कों से भिड़ेगी। माँ की सुन निम्मी डबडबाई आंखों से माँ की ओर देखती है। जो गलती की ही नहीं थी उसकी सज़ा मिलना निम्मी को अंदर तक तोड़ गया। निम्मी माँ के सिर पर हाथ रख कसम खाती है कि वो कभी भी कबड्डी नहीं खेलेगी और ना ही कभी भविष्य में लड़कों से उलझेगी। अब निम्मी को स्कूल में पल भर भी मन नहीं लगता, क्योंकि एक तो वह अपना प्रिय खेल कबड्डी नहीं खेल सकती थी और दूसरे महेश अब उसके सामने सीना तान कर चलता था।
जिसे देख निम्मी गुस्से से भर जाती थी, पर न ही कुछ कह पाती और ना ही कुछ कर पाती। बस मन ही मन कुढ़ती रहती। दिन बीते, साल बीते और निम्मी का स्कूल खत्म हुआ। काशी भैया का इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला भी हो चुका था, जिसके लिए बाबूजी ने अपना पुश्तैनी मकान गिरवी रख छोड़ा था। किसी तरह जोड़ तोड़ कर निम्मी की बड़ी बहन शोभा का ब्याह घनश्याम जी ने अपने गांव के करीबी दोस्त के बेटे से कर दिया। रही उससे छोटी रेखा, तो उसके ब्याह के लिए घनश्याम बाबू बहुत परेशान थे, क्योंकि उसके नाक नक्श उतने आकर्षक नहीं थे, इसलिए कोई भी लड़का उसे पसंद ही नहीं कर रहा था। लेकिन इन सब बातों से परे निम्मी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। निम्मी जानती थी कि जब तक रेखा दीदी की शादी नहीं हो जाती उसके पास पढ़ने का समय है। अगर एक बार रेखा दीदी की शादी हो गई फिर बाबूजी मेरी शादी के पीछे पड़ जाएंगे। निम्मी जोर शोर से इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी। इसी बीच रेखा दीदी की शादी तय हो गई। रेखा का होने वाला पति छगन एक नंबर का निकम्मा था। ना कोई नौकरी थी और ना ही कोई अपना कारोबार। पिता सरकारी दफ्तर में काम करते थे, बस उसी पैसे पर उनका गुजारा चलता। रेखा को यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर बाबूजी के आगे किसकी हिम्मत थी कि मुंह खोल सके। रेखा भी कुछ न बोली, पर उसने अपने मन की करने की ठान ली थी। बारात दरवाजे पर खड़ी थी। सभी बाराती नाचने में मगन थे। घर के बड़े बुजुर्ग सभी बारात के स्वागत के लिए मुख्य दरवाजे पर खड़े थे। छत पर से दुल्हन की सहेलियों समेत रिश्तेदार आदि दूल्हे की एक झलक देखने के लिए व्याकुल थे। कमरे में दुल्हन के जोड़े में अकेले बैठी रेखा अचानक से उठ खड़ी हुई और फिर पलंग के नीचे से एक बैग निकाला, जिसमें रेखा के स्वयं के कपड़े थे। बैग हाथ में थाम रेखा घर के पिछले दरवाजे से तेजी से सबकी नज़रें बचाकर बाहर निकल आई। थोड़ी देर चलने के बाद उसे मोटरसाइकिल पर एक लड़का दिखाई दिया, जिसे देख रेखा मुस्कुरा उठी और मोटरसाइकिल पर सवार होकर चली गई। जाते हुए रेखा ने पीछे मुड़कर देखा तो आसमान में आतिशबाजी की रोशनी से आंखें चौधिया गईं और फिर उसने दोबारा घर की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। रेखा जानती थी जो वो कर रही है बहुत गलत है, पर वह यह भी जानती थी कि जात पात पर विश्वास करने वाले बाबूजी रमेश से ब्याह करवाने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे और बाबूजी की मर्जी पर चलकर वह अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसलिए रमेश, जो कि रेखा को बेहद पसंद करता था, उसके साथ भागने को तैयार हो गई थी। रेखा को घर में न पाकर पूरे घर में कोहराम मच गया था। सभी हक्के बक्के से एक दूसरे को देख रहे थे। निम्मी की माँ रो रो कर अधमरी सी बिस्तर पर बिखरे रेखा के गहनों के साथ उसकी चिट्ठी देख अपने होश खो रही थी। सबसे बड़ी बात थी कि रेखा पिता के घर से एक दमड़ी भी नहीं ले गई थी। शादी के लिए बनवाए गए गहने भी उसने जस के तस वहीं बिस्तर पर रख दिए थे। वहीं दूसरी ओर घनश्याम बाबू अपने सिर पर हाथ रख हताश से बैठे थे। उनकी समझ ने जैसे उनके मस्तिष्क का साथ ही छोड़ दिया था। दूल्हा बना छगन मंडप में बैठ चुका था। पंडित जी ने दुल्हन को लाने के लिए 4 बार बुलावा भेज दिया था, पर कोई करे भी तो क्या जब दुल्हन ही नदारद हो। घनश्याम बाबू समझ गए कि आज उनकी बेटी ने उनकी नाक कटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही सोच वह लड़के के पिता के चरणों में गिर पड़े। मुझे माफ़ कर दीजिए प्रकाश जी, क्या सोचा था और क्या हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी बेटी घर से भाग गई है, अब यह शादी नहीं हो सकती। बोलते हुए घनश्याम बाबू लगभग फफक कर रो पड़े। बाबूजी को यूँ रोते देख निम्मी को रेखा दीदी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बाबूजी को रोते देख निम्मी भी रो पड़ी। निम्मी की सिसकियाँ सुन लड़के के पिता निम्मी की ओर आशा भरी नज़रों से देख बोले, घनश्याम बाबू, आप चाहें तो बारात बेरंग वापस नहीं लौटेगी। मेरे कहने का अभिप्राय है कि रेखा की जगह अगर निम्मी मेरे बेटे की दुल्हन बन जाए तो आपकी और मेरी दोनों की इज्जत बच जाएगी, अगर आपको सही लगे तो। लड़के के पिता प्रकाश जी के मुख से इतना सुनते ही घनश्याम बाबू का चेहरा एकाएक चमक उठा, जैसे प्रकाश जी ने मुँह मांगी मुराद पूरी कर दी हो। घनश्याम बाबू तो स्वयं चाहते थे कि रेखा के ब्याह के बाद तुरंत निम्मी का ब्याह भी कर दिया जाए। वह जल्द से जल्द बेटियों को ब्याह कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। इसलिए अपने आंसू पोंछ उन्होंने निम्मी की ओर देखा और पत्नी को बोले, निम्मी की माँ, बेटी को तैयार करो। आज एक बेटी ने इज्जत खराब की तो क्या हुआ,
दूसरी बेटी हमारी इज्जत बचाएगी। घर में इतना बड़ा फैसला ले लिया गया और निम्मी से एक बार भी उसकी मर्जी नहीं पूछी गई और निम्मी भी यह सोचकर चुपचाप मंडप में बैठ गई कि वह आज अपने पिता की इज्जत बचाकर बहुत महान कार्य करने जा रही है। लेकिन उसे बहुत जल्दी ही समझ आने वाला था कि यह महानता उसकी ज़िंदगी का रुख बदलने वाली थी। यह समझौता उसके सारे सपने तोड़कर रख देने वाला था। ब्याह के बाद निम्मी ससुराल आ पहुंची। निम्मी जैसी बहू पाकर सास ससुर और सबसे बढ़कर पति छगन बहुत खुश थे, क्योंकि देखने में निम्मी रेखा दीदी से अच्छी थी। निम्मी जिसने पिता की मर्जी के आगे अपने सपनों की आहुति दे दी थी, वह भी अब ससुराल वालों को अपना बनाने की जद्दोजहद में लग गई। शादी के बाद निम्मी के सपने अब दम तोड़ चुके थे। पति छगन को भी बस दैहिक सुख से मतलब रहता था। उसे निम्मी की रोज़मर्रा की ज़रूरतों से भी कोई लेना देना नहीं था। छोटी से छोटी ज़रूरतों के लिए भी निम्मी को सास ससुर के सामने हाथ फैलाना पड़ता। 2 साल की शादी में निम्मी बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। कहीं न कहीं अब उसे रेखा दीदी का फैसला सही लगने लगा था। निम्मी की गोद अभी तक सूनी थी। उसके लिए आए दिन सास और पति के ताने सुनने पड़ते थे, पर निम्मी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। ताने जब हद से ज़्यादा बढ़ जाते तब कभी कभी चिढ़ में निम्मी बोल देती, भगवान ने सही किया है, जिसका पति कमाता ना हो उसकी पत्नी निसंतान ही रहे तो भला है। एक दोपहर निम्मी सब्जी मंडी गई हुई थी। गर्मी काफ़ी थी। निम्मी का गला प्यास से सूख रहा था कि तभी गर्मी के कारण चक्कर खाकर गिर पड़ी। सामने से आ रही एक कार ने जल्दी से ब्रेक लगाया, नहीं तो निम्मी कार के नीचे आने ही वाली थी। कार में एक दंपत्ति बैठे थे। वे फटाफट कार से नीचे उतरे और निम्मी को सहारा देकर कार में बिठाया। तब तक निम्मी होश में आ चुकी थी। कार में सवार दंपत्ति कोई और नहीं बल्कि रेखा और रमेश थे, जिन्हें राजी खुशी देख निम्मी के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। निम्मी, मुझे माफ़ कर दे, मेरे किए का भुगतान तुझे करना पड़ रहा है। मैं तेरी गुनहगार हूँ। रेखा ने नम आँखों से बोलते हुए अपनी नज़रें नीची कर ली। यह देख निम्मी हल्के से दीदी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, दीदी तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही था। गलत फैसला तो बाबूजी ने किया था। पहले आपकी शादी उस छगन से तय करके और बाद में मेरी शादी उससे करवा कर। आज मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आप और जीजू दोनों नौकरी कर रहे हैं और जीजू से आपको भरपूर सहयोग मिल रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सही कह रही है, मैं अपने जीवन और जीवन साथी से बहुत खुश हूँ। बस बाबूजी एक बार माफ़ कर देते और तेरे जीवन को एक सही दिशा मिल जाती तो जीवन में और कोई दुख नहीं रहता। दीदी तुम बाबूजी की चिंता मत करो। बाबूजी की सोच को कोई नहीं बदल सकता, इसलिए तुम इन सब बातों से अपना जी छोटा मत करो। और रही बात मेरी, तो मेरे भाग्य में जो लिखा था वही मिला है। निम्मी, तू चाहे तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं तेरा साथ देने को तैयार हूँ। बस एक बार तू हाँ कह दे। तेरी पढ़ाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगी। दीदी रहने दो, मेरे ससुराल वाले मेरी पढ़ाई को लेकर कभी हाँ नहीं कहेंगे। अब तो उसी दलदल में जीना है और उसी दलदल में मरना है। मायूसी भरे लहजे में बोलती हुई निम्मी अपने घर की ओर चल पड़ी और इधर रेखा दीदी आंखों में पानी लिए निम्मी को ओझल होने तक देखती रहीं। निम्मी शारीरिक रूप से कभी मां नहीं बन सकती थी। इस बात की पुष्टि डॉक्टर के करते ही छगन ने माता पिता बेटे की दूसरी शादी के लिए बेचैन होने लगे थे और एक दिन वही हुआ जिसका निम्मी को डर था। छगन ने माता पिता की सहमति से दूसरी शादी कर ली। निम्मी ने उस दिन बहुत बवाल मचाया, लेकिन जो हो चुका था उसे वह बदल नहीं सकती थी। ससुराल वालों ने साफ साफ कह दिया कि यहाँ रहना है तो 2 वक्त की रोटी खाओ और शांति से रहो और घर के सारे काम करती रहो, वरना चली जाओ यहाँ से। इतने समय से सब कुछ झेलने के बाद भी निम्मी का ससुराल और पति के प्रति मोह भंग नहीं हुआ था, पर सौतन के आने के बाद उसे अपना जीवन निरर्थक सा प्रतीत होने लगा। निम्मी अब एक पल भी ससुराल में नहीं रहना चाहती थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने तय किया कि वह रेखा दीदी की सहायता लेगी। निम्मी बिना किसी से कुछ बोले एक दिन मायके चली आई। घनश्याम बाबू तो निम्मी के ससुराल वालों पर कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन निम्मी ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। उसे दोबारा से उस दलदल में जाने के नाम से ही दहशत सी होने लगी। निम्मी ने ससुराल वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की। चुपचाप छगन से तलाक लेकर अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान लगा दिया।
निम्मी की पढ़ाई का सारा खर्च रेखा दीदी और काशी भैया ने उठाया। काशी भैया की एक बड़ी कंपनी में अच्छी खासी तनख्वाह पर नौकरी लग गई थी। निम्मी जो कभी इंजीनियर बनना चाहती थी, उसने अपना रास्ता बदल लिया और एक शिक्षिका बनने की राह पर चलने लगी। शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री मिलने के बाद निम्मी करीब 5 साल तक एक स्कूल में पढ़ाती रही और स्वयं आगे पढ़ती भी रही। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक पुराने मित्र से हुई जो अपना एक स्कूल खोलना चाहता था। शिक्षा को लेकर निम्मी में उसमें एक जुनून सा देखा, जिससे प्रभावित होकर निम्मी को प्रिंसिपल के कार्यभार संभालने का प्रस्ताव रखा। निम्मी को एक राह मिल गई और आज 7 साल से निम्मी प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है और भली भांति कार्य भी कर रही है। पिछली जिंदगी को भूल कर निम्मी आज बहुत खुश है, क्योंकि उसके जीवन को एक नई दिशा मिल गई है। पर एक जगह जहां आकर वह आज भी लाचार हो जाती है, वह है निम्मी के बाबूजी घनश्याम जी। रेखा के घर से भागने के बाद माँ बीमार रहने लगी थी और एक दिन स्वर्ग सिधार गईं। वहीं पत्नी के गुजरने के बाद भी घनश्याम जी रेखा को उसके किए के लिए आज तक माफ़ी नहीं दी। बड़ी बेटी जिसे घनश्याम जी ने गांव में ब्याह दिया था, वह अब इस दुनिया में नहीं थी। ससुराल वालों ने बस उसकी मौत की खबर भेजी थी। यह भी पता नहीं चल पाया कि उसकी मौत आखिर हुई तो कैसे, और ना ही घनश्याम बाबू ने जानने की कोशिश भी की। बेटा काशी अब विदेश में जा बसा है और बाबूजी को अपने साथ नहीं रखना चाहता। उसने निम्मी के ऊपर बाबूजी की सारी जिम्मेदारी सौंप दी है, पर बाबूजी को बेटे के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता है। घनश्याम बाबू दिन रात बस एक ही रट लगाए रहते कि उन्हें काशी के पास विदेश जाना है, और निम्मी झूठ पर झूठ बोलती रहती। जैसे जैसे उम्र बीत रही थी, घनश्याम बाबू की दिमाग की हालत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। कब गुस्सा हो जाएं और कब खुश, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। जैसा कि घनश्याम बाबू बेटे के पास जाने के लिए मरे हुए थे, उन्होंने एक शाम चुपके से अपने किसी दोस्त से बोल दिल्ली तक की फ़्लाइट की टिकट बुक करा ली। उसके आगे जाने के लिए न तो उनके पास वीज़ा थी और ना ही टिकट। रात की फ़्लाइट थी। घनश्याम बाबू ने किसी को भी भनक तक नहीं लगने दी। निम्मी भी स्कूल के काम के सिलसिले में शहर से बाहर गई हुई थी। मौका देख घनश्याम बाबू ने जल्दी से सामान से भरा एक बैग उठाया और फिर पहले माले के बालकनी से सटे एक खंभे के सहारे घर से बाहर निकल गए, क्योंकि मुख्य दरवाजे पर ताला लटक रहा था और वहीं पास में शांति सो रही थी। बेटे के पास जाने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि घनश्याम बाबू जोखिम उठाने को तैयार थे। 2 घंटे बस का सफ़र करने के बाद घनश्याम बाबू रांची एयरपोर्ट पर पहुँचे। दिल्ली की उड़ान में अभी 4 घंटे का समय शेष था। घनश्याम बाबू बहुत खुश थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें ज़ोरों की भूख लगी है। बैग में 2 बिस्किट के पैकेट घनश्याम बाबू ने 2 दिन पहले ही रख दिए थे। लिहाजा घनश्याम बाबू बैग का चैन सरका बैग में हाथ डाल बिस्कुट का पैकेट खोजने लगे। पर ये क्या, बैग में न तो बिस्कुट के पैकेट थे और न घनश्याम बाबू के कपड़े। उसके अंदर निम्मी के एक आध पुरान कपड़े और उसकी 2-4 डायरी पड़ी थी। घनश्याम बाबू आनन फानन में अलमारी से कोई दूसरा बैग ही उठा लाए थे। बैग में भरे हुए सामान में उन्हें एक छोटी सी डायरी बड़ी आकर्षक दिखाई दे रही थी। उन्होंने डायरी बैग से बाहर निकालने के बाद डायरी को खोला। डायरी निम्मी की थी। डायरी में लिखा एक एक अक्षर निम्मी के अपने शब्द थे, जिसे पढ़ घनश्याम बाबू की आंखें नम हो आई थी। डायरी के पहले पन्ने पर शीर्षक लिखा था, काश मैं बाबूजी की बेटा होती। 2 आंखें राह देख रही हैं जिनका कैसे समझाऊं कि नहीं आएंगे वे, और ना ही अपने साथ ले जाएंगे। कब तक झूठ बोलती रहूं? कभी कभी मन मेरा बहुत बेचैन हो उठता है। जब वो खाना नहीं खाते, बच्चों की तरह जिद कर बैठते हैं, तब दिल करता है कि सब कुछ बता दूं कि जिस बेटे को आप सहारा समझ रहे हैं, वो आपको बेसहारा छोड़ गया है। पर उम्मीद का दामन थामे बाबूजी की बेटे से जो आशाएं हैं, उसे तोड़ने का साहस नहीं जुटा पाती। नहीं बोल पाती कि पराए देश ने भैया को पराया बना दिया है। भगवान, क्यों बनाया मुझको बेटी? काश मैं बाबूजी का बेटा होती। मेरी उपलब्धियां देख मुझे नाच है तुम पर, कहकर वह भी इतराते और मैं फूली नहीं समाती। हाँ, काश मैं बाबूजी की बेटा होती। दूसरे पन्ने पर
इस बात की तसल्ली है कि नहीं हूँ मैं बाबूजी का बेटा। जो मैं बेटा होती तो शायद मैं भी काशी भैया जैसी होती। छोड़ पिता को देश में परदेश जा बसती। भूल जाती पिता के त्याग और बलिदान को। मैं तो एक प्रिंसिपल, बाद में पहले बाबूजी की बेटी हूँ। वो बेटी जो बाबूजी के बुढ़ापे की लाठी है और हमेशा हमेशा रहेगी। इधर घर पर बाबूजी को न पाकर शांति के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। अनहोनी की सोच दिल जोरों से धड़क उठा। शांति ने निम्मी को फ़ोन लगाया। बाबूजी घर में नहीं है निम्मी दीदी। यह सुन निम्मी के भी होश उड़ गए। शांति, तुम कर क्या रही थी? तुम्हारे होते हुए आखिर बाबूजी घर से बाहर निकले कैसे? दीदी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। दरवाजे पर ताला जड़ा था, फिर बाबूजी कैसे चले गए? शांति, एक बार और पूरे घर को अच्छी तरह खंगालो, शायद कहीं छत पर टहलने चले गए हों। क्या बोल रही हैं दीदी? बाबूजी तो कभी भी छत पर टहलने नहीं जाते। फिर भी आप कह रही हैं तो एक बार देख लेती हूँ। शांति दौड़कर छत पर गई और वहाँ बालकनी से लटकी साड़ी जो खम्भे से बंधी थी देखकर समझ गई कि बाबूजी उसी रास्ते से होकर भागे हैं। सारी बात सुनकर निम्मी को समझ आ गया था कि बाबूजी जरूर काशी भैया के पास जाने के लिए घर से भागे हैं। निम्मी को घर पहुंचने में अभी समय था, फिर भी उसने फ़ोन पर जान पहचान वालों से पूछताछ करनी शुरू कर दी थी, पर किसी ने भी बाबूजी को घर से बाहर निकलते देखा ही नहीं था। किसी तरह शाम तक निम्मी शहर पहुंच चुकी थी। घर जाने के बजाय स्थानीय थाने में पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। नम आंखें लिए निम्मी घर पहुंची कि दरवाजे पर बाबूजी को देख चौंक गई। आ गई बेटा, जाओ जाकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, आज हम दोनों साथ खाना खाएंगे। घनश्याम बाबू निम्मी के घर पहुंचने से पहले ही घर पहुंच चुके थे और बिल्कुल सहज भी लग रहे थे। फिर भी निम्मी अपने आंसू बहने से रोकने का प्रयास करती हुई बोली, बिना कुछ बताए कहाँ चले गए थे आप? मालूम है मैं कितना परेशान थी। आपके सिवा मेरा है ही कौन? आपको कुछ हो जाता तो? बोलते हुए निम्मी फफक कर रो पड़ी। बेटी को यूं रोता देख घनश्याम जी भी रो पड़े और आगे बढ़कर निम्मी को सीने से लगाकर चुप कराने की कोशिश करने लगे, पर जो कुछ भी उन्होंने किया वह सब मुंह से नहीं बता पाए। निम्मी ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया। 2 दिन बाद जब घनश्याम बाबू के घर से भाग जाने की खबर उस दोस्त तक पहुंची जिसने घनश्याम बाबू को टिकट बुक करा दी थी, तब उसने निम्मी को सारी बात बता दी। तब निम्मी को समझते देर नहीं लगी कि बाबूजी काशी भैया के पास जाने के लिए घर से भागे थे, पर बाबूजी वापस घर क्यों लौट आए यह सब निम्मी नहीं जानती थी। एयरपोर्ट पर जब घनश्याम बाबू ने निम्मी की डायरी पढ़ी तब उन्होंने अपने लाडले बेटे की सोच पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। इसलिए किसी तरह उन्होंने अपनी पॉकेट डायरी में से बेटे का नंबर निकाला और एयरपोर्ट के अंदर से ही फ़ोन लगाया। करीब 10 मिनट तक रिंग होने के बाद काशी ने फ़ोन उठाया। हेलो काशी बेटा, कैसे हो? तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैं आज तुम्हारे पास रहने आ रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। पिता के मुंह से इतना सुनते ही काशी का पारा चढ़ गया और लगभग चिल्लाते हुए बोल पड़ा, आपका दिमाग खराब हो गया है? यहाँ आकर आप क्या करेंगे? न तो यहाँ की भाषा समझ आएगी और न ही मौसम रास आएगा। ऐसे में बीमार पड़ने से कोई नहीं बचा सकता। अब आप ही बताइए कि परदेश में मैं नौकरी छोड़ छोड़ कर आपकी देखभाल कैसे कर पाऊँगा। इसलिए जहाँ हैं वहाँ शांति से रहिए, इसी में सभी की भलाई है। बेटे की सुन इससे पहले कि घनश्याम बाबू कुछ बोलते काशी ने फ़ोन कट कर दिया। उस दिन के बाद से अब घनश्याम बाबू कभी भी बेटे के पास जाने की जिद नहीं करते। उनके स्वभाव में भी काफ़ी बदलाव आया है। बेटे ने दिल तोड़ा ज़रूर है, लेकिन इस बात की तसल्ली घनश्याम बाबू को है कि निम्मी ने इस बात का एहसास कभी नहीं कराया। आज रविवार है। निम्मी सुबह सुबह तैयार होकर घर से बाहर निकलने को है कि तभी घनश्याम बाबू निम्मी को तैयार देख आश्चर्य से बोले, आज भी स्कूल जाना है क्या बेटा? नहीं बाबूजी, वो हमारे स्कूल की लड़कियों का दूसरे स्कूल की लड़कियों के साथ आज कबड्डी का मैच है, बस उसी के लिए जा रही हूँ। वाह, कबड्डी का मैच और वह भी लड़कियों का, सुनने में बहुत रोचक लगता है। तुम कहो तो मैं भी देखने चल सकता हूँ। घनश्याम बाबू ने इतना कहा ही था कि निम्मी के चेहरे पर एकाएक आश्चर्य के भाव उभर आए, क्योंकि बाबूजी को बचपन में लड़कियों का खेलना कूदना बिल्कुल पसंद नहीं था।
हाँ हाँ बाबूजी, आप भी चल सकते हैं। निम्मी का इतना कहना था कि घनश्याम बाबू मिनटों में तैयार होकर आ गए। गाड़ी में बैठ दोनों बाप बेटी घर से बाहर निकल आए। निम्मी ने देखा बाबूजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर रही थी। इस बदलाव को देख निम्मी भी खुश नजर आ रही थी। बाबूजी जाते जाते सोचने लगे कि मैं तो वह कस्तूरी मृग हूँ जिसकी नाभि में ही सुगंध रहती है और वह पूरे वन में उस सुगंध को तलाश करता फिरता है। ये तो अच्छा है कि समय रहते मुझे इस बात का एहसास हो गया कि निम्मी ही मेरा असली बेटा है। यह सोचते हुए बाबूजी मुस्कुराते जा रहे थे और निम्मी बाबूजी के मनोभावों से अपरिचित उनकी खुशी में खुश हो रही थी। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले कहानी में।